नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खंबाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए पथिकृत पेन एंड आज हम जो बात करने वाले हैं वो है मोदी जी के फ्रांस की विजिट के बारे में। और मैं माफी चाहूंगी। पथिकृत का सेकंड सरनेम जो सेकंड नेम है जो सरनेम है वो जनरली मेरे मुंह से गलत निकलता है। तो आज मैं चाहूंगी कि पथिकृत मुझे ऑन रिकॉर्ड करेक्ट कर दें। या ही इज गोइंग टू गो टू फ्रांस, जिसको लेकर इस वक्त काफी बातें चल रही हैं। लुक्स लाइक फ्रांस इज बिकमिंग द गेटवे टू यूरोप फॉर भारत। राफेल डील की बात चल रही है और कहा जा रहा है कि फ्रांस इज बिकमिंग इनफैक्ट इक्वल टू रशिया इन टर्म्स ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई, या फिर डिफेंस डील्स की जो हम बात करें, सबमरीन्स भी आई हैं। काफी सारी डेवलपमेंट्स डिस्कस करते हैं। पथिकृत, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार जयतु जी। वो पथिकृत पाइन है तो ठीक है, वो आप गलती करते रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, आप बताइए क्या क्या सवाल है। देखिए ये जो हाँ जी जी प्लीज कंटिन्यू जी। सो बेसिकली ये जो G7 का समिट अभी हो रहा है फ्रांस में, सो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीन इनवाइटेड फॉर दैट। और इसका सबसे बड़ा कारण है देयर इज अ ट्रांस अटलांटिक जो अलायंस है, जो यूएस का यूरोपियन देशों के साथ था, उसमें काफी दरार आ गया है। एकदम खत्म हो गया ये बोलना गलत होगा, लेकिन दरार तो आया है। खास करके ट्रंप ने जब ग्रीनलैंड की बात की, यूक्रेन वाले लड़ाई को लेके बहुत कुछ बोला, फ्रांस को लेके बहुत सारे इल्जामात लगाए। फिर उसके बाद मिडल ईस्ट की लड़ाई में इन दोनों में यूरोप डज नॉट एग्री टू व्हाट इज हैपनिंग इन मिडल ईस्ट, तो बहुत सारे इश्यूज है। फिर ट्रेड वॉर लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पैंतरेबाजी जो ट्रम्प के है। तो ट्रम्प्स मूव्स आर नॉट वेलकम एंटायरली। फिर नेटो लेके भी ट्रम्प के बहुत सारे स्टेटमेंट्स थे। सो यूरोप हैज नॉट टेकन लाइटली। इसी वजह से आई थिंक समवेयर जो ऐसे देश होते हैं जैसे इंडिया, उनके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बहुत बड़ा मार्केट है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज है, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज जहाँ पे जिनके एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, और जिसका रिश्ता मतलब यूरोप और यूएस के साथ भी ठीक ठाक ही है। उतना ठीक ठाक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, उतना ठीक ठाक यूएस का चाइना के साथ नहीं है। ट्रेड रिलेशन ठीक ठाक है, हालांकि उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो ये विजिट है, बट ये विजिट के साथ जनरली कोई ऐसे विजिट में नॉर्मली दिस इज अ विजिट इन फ्रांस इन एडिशन टू द G7 समिट। तो सिर्फ एक G7 के लिए गया है ये बोलना गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे क्रिटिकल एरियाज है जहाँ पे फ्रांस के साथ बात होना है। उसमें रफाल डील आता है, वहाँ पे सबमरीन्स की बात हो रही है, न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में। तो इसी वजह से ये विजिट क्लियर है। आपके स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उसका जवाब दे दूँ। रफाल डील को लेकर सबसे ज्यादा बात हो रही है वहां पर। देखिए रफाल को लेके यहाँ इंडिया में भी बहुत सारे खबरें आते रहते हैं कि इंडिया ने सोर्स कोड मांगा है, वो लोगों ने मना कर दिया है, ये वो फलाना ढिमकाना बहुत कुछ होता है। एक तो मेरे जितना मुझे अंडरस्टैंडिंग है, इंडिया को पता है कि सोर्स कोड आसानी से कोई देता नहीं। तो फ्रांस फ्रांस से जो मांगा गया है, जितना ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन में से आता है, वो सोर्स कोड नहीं है। उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन आईसीटी जो उसको कहते हैं, forgotten the इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट कहते हैं उसको, इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट। तो इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि एक प्लेन का जो एवियोनिक्स है, फिर उसका जो रेडार्स है, फिर उसका जो वेपन सिस्टम्स है, तो ये जो चीजें हैं, एवियोनिक्स, रेडार, वेपन सिस्टम्स और भी कुछ चीजें हैं, वो किस तरह से डेटा एक्सचेंज करता है, इंटर ऑपरेट करता है, उनमें किस तरह के कोऑर्डिनेशन होता है, उसका जो डिजिटल आर्किटेक्चर है उसको आईसीडी कहा जाता है। तो इंडिया ने बेसिकली आईसीडी मांगा है, ना कि सोर्स कोड। तो सोर्स कोड और आईसीडी में फर्क होता है। तो इंडिया ने ये आईसीडी इसलिए मांगा है कि इंडिया चाहता है कि अगर रफाल हम ले रहे 42-45 बिलियन डॉलर का, 40 या 43 बिलियन डॉलर का होगा, इतने बड़ा रकम हम दे रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आपके मोहताज रहे हमेशा के लिए। आप जो हथियार दोगे हमें वही हथियार इंटीग्रेट करना है उस फाइटर प्लेन में। क्योंकि इंडिया चाहता है कि फ्रांस से जो हथियार आएगा उसके साथ साथ इंडिया में खुद के जो हथियार बनाए जाते हैं, जैसे सुखाई 30 जो प्लेन है, हालांकि वो इंडिया में बनाया जाता है, वो रशियन ओरिजिन है, यहाँ पे असेंबल होता है। लेकिन वो रशियन ओरिजिन फाइटर प्लेन में ऐसा नहीं कि सिर्फ रशियन मिसाइल्स लगाए जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे इंडियन मिसाइल्स का भी इंटीग्रेशन हो रहा है, जैसे एस्ट्रा है, जैसे
रुद्रम है, जैसे ब्राह्मोस के जो एयर लॉन्च वर्जन है, वो भी इंटीग्रेशन इंडिया कर रहा है। इसका मतलब है कि इंडिया के पास सुखाई 30 का इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट है। तो वही इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट इंडिया मांग रहा है। साथ ही साथ क्या होता है, आपको जब कोई प्लेन अपग्रेड करना होता है, उसके लिए भी आईसीडी की जरूरत होती है। तो बेसिकली हालांकि फ्रांस के जो फाइटर प्लेन्स होते हैं वो इंडिया काफी दशकों साथ इस्तेमाल कर रहा है और वो काफी बेहतरीन होता है एंड इंडियन पायलट्स आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट। लेकिन जब फाइटर प्लेन अपग्रेड्स की बात आती है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज तैयार हो जाता है। तो इसी वजह से हालांकि इंडिया में दासो ने अभी एमआरओ तैयार किया है, यहाँ पे मेंटेनेंस होगा, रिपेयर होगा या ओवरऑल होगा। उसके साथ साथ बहुत सारे और भी फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो अभी लग रहा है कि हालांकि पहले शायद फ्रांस थोड़ा सा रेजिस्टेंट था। वो होता है क्योंकि कोई भी देश अपना हथियार जब कोई फाइटर प्लेन बेचता है, तो वो चाहता है कि उसी देश के जो हथियार बनाने वाले हैं वही हथियार भी बेचा जाए। तो दे डोंट वांट एनीवन else's वेपन सिस्टम्स टू गेट इंटीग्रेटेड। लेकिन वो जो रेजिस्टेंस था कि नहीं, हम नहीं दे सकते, वो क्रिटिकल है। आई थिंक देयर इज अ लिटिल मेलोड डाउन इन दैट अप्रोच। अभी जो लग रहा है कि दे आर ओके विद सेलिंग, विद गिविंग अवे द इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट। तो अभी जो स्टेटमेंट आया कि इंडिया विल बी अ इक्वल पार्टनर, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा और इंडिया का वेपन सिस्टम्स इंटीग्रेट किया जाएगा, इसका मतलब है। और इंडिया ने ऐसा नहीं बोला कि हम आपसे फाइटर प्लेन खरीद रहे हैं और हथियार नहीं खरीदेंगे, ऐसा नहीं है। वहां के जो पहले भी जो अभी तक फाइटर प्लेन जो रफाल के अभी तक ऑर्डर दिया गया है, देयर आर 62 व्हिच हैव बीन ऑर्डर्ड, 36 फॉर इंडियन एयरफोर्स, 26 फॉर इंडियन नेवी। उसमें भी काफी हद तक काफी सारे फ्रांस से ही वेपन सिस्टम्स आया है। लेकिन उसके साथ साथ इंडिया चाहता है कि इंडिया की भी वेपन सिस्टम्स इंटीग्रेट होने की वो स्पेस हो उसमें। सो दैट इज वन। तो ये इसमें राजी फ्रांस इसीलिए भी हो रहा है कि 40 बिलियन डॉलर का जो एक इतना बड़ा डील, कोई यूरोपियन देश आज इतने बड़े डील से रफाल नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? उसका कारण है, ज्यादातर जो कंट्री वहां पे यूरोप के है, वो यूरो फाइटर खरीदता है। यूरो फाइटर जो है, जो जिसमें इट्स अ कंसोर्शियम ऑफ जर्मनी, इटली, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम, वो वाला खरीदता है। दूसरी चीज है, उतना पैसा कोई लगाएगा नहीं। नेटो के तहत जितने सारे देश है, या तो वो अमेरिकन हथियार खरीदेगा या तो यूरो फाइटर खरीदेगा। बाकी जितने देश है इंडिया को छोड़ के दूसरे जितने देश है, वो भी खरीदेगा लेकिन उतने क्वांटिटी में नहीं खरीदता है। जैसे यूएई का एक डील हुआ था रफाल का, उसमें प्रेशर आज मिडिल ईस्ट के जितने देश है उनको वो प्रेशर होता है अमेरिका का, कैसे अमेरिका के हथियार ही खरीदोगे, क्योंकि अमेरिका ही आएगा तुमको बचाने ईरान से, कोई और नहीं आएगा। ये सब बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज है। इसी वजह से इंडिया का जो $40 बिलियन का ऑफर है, इट इज टू बिग फॉर रशिया फ्रांस टू इग्नोर। क्योंकि इंडिया के तरफ से शायद ये एक इंडिकेशन दिया गया कि इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट अगर नहीं आएगा तो हम इसको यहीं पे खत्म कर देंगे। तो इंडिया ने भी काफी इसमें थोड़ा सा रिजिडिटी दिखाई है, विच इज इंपॉर्टेंट। और फ्रांस को ये भी पता है कि अगर ये इतना रिजिडिटी की वजह से अगर हम ऑफर मतलब कैंसिल हो जाए तो इट विल बी अ लॉस फॉर फ्रांस। इंडिया के पास फिर भी सुखाई 57 तो वैसे भी लगता है कि कम से कम 2 स्क्वाड्रन लिया जाएगा। लेकिन अगर रफाल डील नहीं होता है तो पूरा ही जो ऑप्शन है, द एंटायर थिंग माइट गो टू सुखाई 57। सो दैट विल बी अ बिग लॉस फॉर फ्रांस। इसी वजह से, क्योंकि रशिया की तरफ से भी बोला जा रहा है इंडिया में प्रोडक्शन होगा, टीओटी टाइम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा। सो द फ्रेंच आर ट्राइंग टू मैच इट। इसके साथ 2 और चीजें हैं, क्योंकि फ्रांस का जो इंजन मेकर है साफरान, जिसका इंजन बेसिकली रफाल में भी लगता है, दैट इज इंडिया पार्टनर फॉर द 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन। इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का जो इंजन बनाया जाएगा, वो इंजन इंडिया में बनाया जाएगा। उसमें डीआरडीओ का पार्टनर साफरान। दैट इज वन। सेकेंडली, जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात यूरोप में हो रही थी, फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम शायद उसका नाम है, उसका जो कंसोर्शियम था, फ्रांस और जर्मनी उसमें था, तो उसमें वो खत्म हो गया मोस्ट प्रोबेबली। सो फ्रांस को अगर नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी बनाना है तो दे नीड अ पार्टनर। तो वो पार्टनर मोर और लेस यूरोप से नहीं आएगा। तो दे आर ऑल्सो परहैप्स लुकिंग फॉर इंडिया एज अ पार्टनर फॉर द 6th जनरेशन। लेकिन 6th जनरेशन में आप कैसे करोगे टिल द टाइम इंडिया इज विलिंग टू टेक योर रफाल और यू आर विलिंग टू सेल द रफाल टू इंडिया। फिर उसके साथ एक और भी चीज ये है कि इंडिया अभी जो 6 सबमरीन ले रहा है जर्मनी से, थाइसन ग्रुप के साथ मैसगाव डॉक्स का जो कोलैबोरेशन हुआ है, अगले 1-2 महीने में उसका डील साइन हो जाएगा। वो है फॉर प्रोजेक्ट 75I। उसमें काफी हद तक
जर्मनी जो है वो टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफर कर रहा है। पूरा 100% कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन काफी हद तक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जा रहा है, नो हाउ। तो अगर वो फ्रांस नहीं देता है तो फिर देन इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक कि बाकी लोग दे रहा है, तुम नहीं दे रहे हो, तो फिर यू आर टोटली आउट ऑफ इट, सारे डील से तुम कैंसिल हो जाओ। सो फ्रांस डिडंट वांट दैट। सेकेंडली ये भी है कि इंडिया एक और भी चीज सोच रहा है कि पिछले जो प्रोजेक्ट 75 आई के पहले एक प्रोजेक्ट 75 था, प्रोजेक्ट 75 में हम लोगों ने 6 सबमरीन एक्वायर किया था, स्कॉर्पियन सबमरीन, जो फ्रेंच ओरिजिन का है। एक और भी जो प्रपोजल चल रहा है कि और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन शायद इंडिया लेगा। तो 3 एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन, 114 रफाल फाइटर जेट्स, फिर उसके साथ अगर आप नेवी के जो नेवी वाला ऑप्शन जोड़ दे फॉर 31 मोर रफाल, तो फिर इट बिकम्स अ डील फॉर 145 फाइटर जेट। तो 145 फाइटर जेट, फिर 3 एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन, फिर द चॉइस फॉर बिकमिंग अ पार्टनर फॉर द 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन, फिर a potential partner of India for the 6th generation. So it becomes so big a thing for France कि फ्रांस ने मान लिया शायद कि इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट वो दे देंगे, और उसके शायद उसके साथ साथ कुछ और भी चीजें देंगे जो जनरली किसी और को दिया नहीं जाता। 100% टीओटी होगा ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट दीज आर द थिंग्स। इसके साथ एडिशनली देयर इज अनदर पार्ट, द अदर पार्ट इज कॉल्ड इंडिया में जो अभी शांति एक्ट करके एक एक्ट पास किया गया, विच इज फॉर न्यूक्लियर, वो बेसिकली न्यूक्लियर लाइबिलिटी जो बिल था वो वाला, उसमें रिफॉर्म लाया गया। पहले का जो न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ इंडिया का था 2010 का, उसमें जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला क्लॉज था फॉर द न्यूक्लियर रिएक्टर ओईएम जो है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, तो वो इतना स्ट्रिंजेंट था कि इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी में कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता प्राइवेट सेक्टर में। तो वो जो शांति एक्ट अभी पास किया गया उसमें न्यूक्लियर लाइबिलिटी वो फैक्टर जो है उसको जैसे खतरनाक था उतना खतरनाक अब वो है नहीं। जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल नॉर्म्स है कि लाइबिलिटी कितना होना चाहिए इन केस ऑफ ए न्यूक्लियर एक्सीडेंट, उस हिसाब से इसको बनाया गया है। फ्रांस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर इन द न्यूक्लियर एनर्जी मार्केट। तो उनके बहुत सारे कंपनीज है जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाता है या न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेट भी करते हैं, जैसे ईडीएफ, फ्रेमाटॉम, नूविया करके कंपनी है, और भी 2-3 और है। सो फ्रांस में 56 न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिससे फ्रांस के एनर्जी सप्लाई होता है। सो बेसिकली सो फ्रांस देख रहा है कि न्यूक्लियर सेक्टर में भी इंडिया में काफी ऑप्शंस है। सबमरीन्स में एडिशनल 3 स्कॉर्पियन सबमरीन कम से कम 20-25 हजार करोड़ का डील होगा या 30 हजार करोड़ का डील होगा। फिर 114 रफाल, फिर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की इंजन मेकिंग, फिर रिसर्च फॉर द 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट, इतने सारे कॉम्बो पैकेज में जब आ रहा है, आया नहीं, चांसेस है। सो देन दे आर फार मोर एमेनेबल टू सर्टेन कंसेशंस, और वो उसके ऊपर ही डिस्कशन शायद वहां पे होगा। इसमें कोई अनाउंसमेंट होगा कि नहीं होगा ये बोलना मुश्किल है, बट इंटेंस नेगोशिएशंस जो चल रहा है उसके ऊपर कुछ कुछ बातें तो वहां पे होगा वेयर दीज थिंग्स विल गो फॉरवर्ड। 2 चीजें हैं व्हाई इंडियंस प्रेफर फ्रेंच वेपन सिस्टम्स। एक तो है कि वी आर कंफर्टेबल विद दैट, खास करके एयरफोर्स इज वेरी कंफर्टेबल। डसो जो मिराज है, इट हैज बीन अ ग्रेट फाइटर प्लेन सर्विंग अस फॉर द लास्ट 40 इयर्स। बालाकोट में भी उनका इस्तेमाल किया गया, दे आर स्टिल ऑपरेशनल। रफाल भी काफी अच्छा है। और उसके साथ साथ ये है कि फ्रेंच कंपनीज या फ्रेंच गवर्नमेंट आपको कभी कुछ बेचता है तो वो आपको कोई कंडीशन अटैच नहीं करता है कि आपको मेरे हिसाब से चलना है, आपका फॉरेन पॉलिसी मेरे हिसाब से होना है, जो जनरली अमेरिका करता है। सो वी हैव बीन ऑफन वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विद फ्रेंच कंपनीज एंड फ्रेंच गवर्नमेंट, एंड जनरली क्वालिटी तो उनका ठीक ठाक होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट अगर आप कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखेंगे तो क्वालिटी वाइज दे आर वेरी गुड। सो ओवरऑल मुझे लगता है ये सब चीजों के ऊपर डिस्कशंस होंगे, इसीलिए मुझे लगता है पीएम मोदी के साथ एक बहुत बड़ा टीम भी जा रहा है, who will be discussing these things. Outcome announce होगा कि नहीं होगा, difficult to say, but in the next say 7 to 8 months you might see a lot of things moving forward. Back to you. 15-17 जून के बीच में है ये, एंड ऑब्वियसली इट्स इन फ्रांस, पेरिस में है ये। नाउ हियर इज द थिंग, अब यहाँ पे एक वन ऑफ द कंट्रीज व्हिच इज द की मेंबर ऑफ G7, यूनाइटेड स्टेट्स, उनके साथ हमारी टसल बहुत चल रही है। आपको लगता है वहाँ पे कुछ फायरवर्क्स देखने को मिलेगा, क्योंकि मोदी जी भी विजिट कर रहे हैं स्पेशली? नहीं, फायरवर्क पॉलिटिशियंस दिखाते नहीं है, खास करके मोदी जी दिखाएंगे नहीं, तो वहाँ फायरवर्क दिखेगा नहीं, बिकॉज देयर इज अ वे टू डील विद ट्रम्प। तो वहाँ पे देखोगे ट्रम्प इतने बड़े बड़ी बातें फेंकेगा, वहाँ पे ट्रम्प भी फेंकेगा।
तो आपको तो लगता आई है थिंक, ट्रम्प की मुलाकात होगी, चांसेस लग रहे हैं? देखिए, अगर अगर आप फोटो ऑप कर रहे हैं ना, वहां पे सब मिलके फोटो अगर लिया जाता है, आपकी मुलाकात तो होगी, सो यू कैन नॉट इग्नोर ना, यू कैन नॉट इग्नोर। अमेरिका के साथ हमारा रिश्ता क्या है? वी आर फ्रेनेमीज, लेट्स पुट इट दिस वे। सो हमारे साथ उनके एडवर्सरी हमारे साथ टसल है, ये रियलिटी है। लेकिन फ्रांस के अमेरिका के साथ जितने कोलैबोरेशंस भी है, वो भी किसी के साथ नहीं है। हमारे जितने बिजनेस अमेरिका से साथ होता है, और अमेरिका का जितना बिजनेस इंडिया के साथ होता है, वो भी किसी और के साथ नहीं होता। तो कोई एक राइजिंग पावर होता है और कोई एक डिक्लाइनिंग पावर होता है। अब इसका मतलब नहीं कि डिक्लाइन करते करते यूएस इंडिया से नीचे आ गया। कमेंट सेक्शन में कोई गलत ना समझ के ये सब ना लिख दे। आई डिड नॉट मीन दैट, क्योंकि यूएस इज अ डिक्लाइनिंग पावर। इसका मतलब, बट इवन देन दे विल रिमेन द टॉप कंट्री फॉर द नेक्स्ट 25-30 years। तो कोई एक डिक्लाइनिंग पावर होता है और कोई एक राइजिंग रीजनल पावर होता है, तो थोड़ा बहुत तो आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। बट आई थिंक मोदी जी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर मैच्योर एनफ टू डील विद दीज थिंग्स। आप देखेंगे इंडिया की तरफ से कोई रैश स्टेटमेंट्स नहीं आता है। दे नो हाउ टू डील विद दीज थिंग्स। वो मैच्योर तरीके से डील करता है, दे नो द नुआंसेस। बट हाँ, बिहाइंड द क्लोज डोर हार्ड बार्गेन्स होता है, जो बोलना है बोला जाता है। और द अमेरिकन ऑल्सो नो कि जितना भी थ्रेट मार लूँ, जितना भी बोल लूँ, ये बोलूँ वो बोलूँ, ये बोल दूँ कि ऑपरेशन सिंदूर में इतने प्लेन गिर गए, बिग ब्यूटीफुल प्लेन, ये सब बोलता रहता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया को। इंडिया को जो करना है करेगा। अगर तेल रशिया से लेना है लेगा, और रशिया से सुखोई 57 लेना है वो भी लेगा। सो प्रेशर से काम नहीं होगा। बट बोथ द कंट्रीज नीड ईच अदर, दैट इज अ रियलिटी। नो वन कैन डिनाई दैट। नो वन कैन इंडिया कैन से दैट वी डोंट नीड अमेरिका, एंड वाइस वर्सा। द अमेरिकन, कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट आके बोल देता है ना, ये ट्रम्प ने भी तो बोला था इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, दे कैन गो टू हेल। उसके बाद भी तो कितने सारे आई लव इंडिया, आई लव मोदी, ये सब बोला था। तो मजबूरी में बोलना पड़ता है उनको, क्योंकि वॉल स्ट्रीट डजंट वांट इट। वॉल स्ट्रीट के लिए इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी देखेंगे जो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज होता है, चाहे वो ब्लैक स्टोन हो, ब्लैक रॉक हो, ये बहुत सारे और हैं, उनके इन्वेस्टमेंट्स आप देख लीजिए इंडिया में। इन्वेस्टमेंट में तो कोई कमी नहीं आ रहा है। एफआईआई जा रहा है, उसके बहुत सारे कारण होता है। सम ऑफ दीज आर स्क्रिप्टेड, सम ऑफ दीज आर मैनिपुलेटेड। But when it comes to foreign direct investments, there is no shortage as such. A lot of foreign direct investment are not seen, visible नहीं होता, but they are there, they are coming. अगर आपके foreign direct investment नहीं आता, और अगर आपकी इकोनॉमी फ्रेजाइल होता, जो कुछ लोग सोच दिखाने की कोशिश करता है, then you would not have had 680 to 700 billion dollar of foreign exchange reserve at a time जहां पे बहुत सारे देश are on the cusp of bankruptcy। हमारे इतने चैलेंजेस के बावजूद यू हैव ऑलमोस्ट $700 billion फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। दैट मीन्स मनी इज फ्लोइंग इन, डॉलर इज फ्लोइंग इन। इट्स अ रियलिटी। सो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सो आई थिंक बातें होगी, डेफिनेटली बातें होगी। झप्पी भी हो सकती है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट हाँ, डज इट मीन दैट, देखिए बात तो होनी चाहिए ना दोस्तों में। वी आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, वी आर नॉट एलाइज। जैसे मोदी जी बोलते हैं कि मतभेद होना चाहिए, हो सकता है मनभेद नहीं होना चाहिए, तो वो बात तो करेंगे। वाई शुड वी नॉट टॉक? टॉकिंग टर्म्स तो डेफिनेटली है। मार्को रूबियो भी यहाँ है। वी ऑल्सो नो व्हाट अमेरिका इज अप टू। हमें पता है सबको। क्या हमें पता नहीं है कि रेजिम चेंज ऑपरेशंस कौन करवाता है? बट हाँ, दैट्स हाउ यू डील विद इट। आपको पता है, यू डोंट लोअर योर गार्ड्स, बट यू मस्ट हैव अ स्माइलिंग फेस। बैक टू यू। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, नाउ कमिंग टू, वापस मैं एक बार राफेल वाले क्वेश्चन पे आ रही हूँ। क्या इज इट अ स्टॉप गेट अंटिल वी हैव आपका? नहीं, ये सब के क्योंकि बहुत सारी इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पे निकल कर आ रही हैं, सो आई थॉट लेट्स टॉक अबाउट इट एंड पुट इट टू रेस्ट इन वंस फॉर ऑल। नहीं, देखिए, आप देखें ना, ट्रक्स जितने होते हैं मार्केट में, ट्रक होता है ना वो ट्रांसपोर्ट के लिए, उसके भी बहुत सारे कैटेगरीज होता है। विद इन द सिटी अगर आपको ट्रक्स होते हैं, वो छोटे ट्रक्स होते हैं। फिर इंटर सिटी होता है तो उससे बड़ा होता है। फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस इंटर स्टेट होता है तो उससे भी बड़ा होता है। तो इसी वजह से, इसी सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू फाइटर प्लेन, हर एक की अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, अलग अलग पर्पस होता है। इसीलिए जो तेजस है वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। लाइट कॉम्बैट, उसका लाइट कॉम्बैट करता है। फॉर एयर डिफेंस, एयर पेट्रोलिंग, उसको एक उसका स्पेसिफिक वर्ड है।
I've forgotten that word. So it has a limited range or circumference of conflict जो वो deal करता है. Then comes the medium multi-role combat aircraft, MMRC या multi-role combat aircraft जिसमें Rafale आता है. So your Rafale is a replacement for your मतलब Tejas जो fighter plane है, it is a replacement for your MiG-21s. पहले भी आपके क्या थे, MiG-21 था, फिर MiG-27 था, फिर उसके बाद MiG-29 था, फिर उसके बाद मिराज 2000 था, फिर जागुआर एयरक्राफ्ट था, फिर सुखोई 30 था. तो अभी जो तेजस वाला है, तेजस इज बेसिकली जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A अभी जिसको लेके हमारे प्यारे दुलारे HAL से हो नहीं रहा है डिलीवरी. तो बेसिकली दैट इज मेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द MiG-21. हालांकि वो MiG-21 से काफी बेहतर है, बट दैट इज फॉर लाइट कॉम्बैट. सेकेंड फिर वो आता है अगर तेजस मार्क 2 होता है तो दैट वो वुड हैव बीन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द जागुआर्स एंड द MiG-29. हालांकि वो MK2 कब आएगा तेजस का वो ख्याली पुलाव है, उसको छोड़ दीजिए. तो रफाल अगर दिया जाता है, मोर रफाल कम्स इन, that is going to be your replacement of the Jaguar aircraft. That is going to be a replacement for your Mirage 2000. तो Jaguar हमारे पास 100 से ज्यादा है, Mirage 2000 अराउंड 40 है, तो सब मिला के 140 फाइटर एयरक्राफ्ट. तो यहाँ पे भी जितने सारे दिया जा रहा है, अगर पहले का 36 मान ले जो पहले रफाल दिया गया था एयरफोर्स के लिए, और अभी का अगर 114 है, तो सब मिला के 150 फाइटर एयरक्राफ्ट. So which means these are going to replace your Mirage 2000 Jaguars and potentially even the MiG-29. पहले जो था MiG-29 का एक ही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था कि एयर सुपीरियोरिटी. जागुआर एयरक्राफ्ट इज अ डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट. आज के जमाने में जो फाइटर एयरक्राफ्ट होता है वो मल्टी रोल होता है. मल्टी रोल मतलब वो डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक भी कर पाएगा, वो एयर सुपीरियोरिटी मतलब एयर डिफेंस सिस्टम्स की तरह काम करेगा. इंटरसेप्टर जिसको कहते हैं, उस तरफ से फाइटर प्लेन आता है तो इस तरफ से उसको फिर कंट्रोल वो इंटरसेप्ट करता है. फिर मतलब एरिया डोमिनेंस वाला जो होता है पेट्रोलिंग वो भी कर लेगा, और जरूरत पड़े तो बॉम्बर की तरह काम भी करेगा. सो ये सारे मिला के दिस इज द रफाल. रफाल इज बेसिकली 4.5 जनरेशन. इसमें भी लोग सोचते हैं अरे 4.5 जनरेशन क्यों ले रहे हो, 5th जनरेशन क्यों नहीं ले रहे हो. तो बेसिकली आप थोड़ी 16 टायर वाला ट्रक से आप इस शहर के एक प्रांत से दूसरे प्रांत थोड़ी जाते हो. सो इट हैज अ स्पेसिफिक पर्पस. नाउ इसके बाद आता है कि आप सुखोई जो आम का या 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हो सकता है पॉसिबली इन फ्यूचर द 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट विल बी द रिप्लेसमेंट ऑफ योर सुखोई 30 MKI. सुखोई 30 और रफाल एक कैटेगरी का नहीं है, वो अलग कैटेगरी का है, वो कंप्लीटली डिफरेंट उनके पर्पस होते हैं. ये सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो जनरली लोग बोल देते हैं, बट देयर आर रीजंस कि पाकिस्तान में जब ऑपरेशन सिंदूर किया जाता है, बालाकोट किया जाता है, क्यों रफाल या डासो मिराज यूज किया जाता है और सुखोई 30 को क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसका रीजंस है. बहुत सारे रीजंस है. सो कुछ चीजें शायद मुझे पता है, बहुत सारी चीजें मुझे पता नहीं है, बट देयर आर रीजंस फॉर विच इट इज नॉट यूज्ड. उसको वो भी तो दे कैन एक्चुअली लॉन्च अ टैक्टिकल ब्राह्मोस, दे कैन कैरी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन. सुखोई 30 कैन कैरी अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन. उसके भी जिस तरह के वेपन सिस्टम्स है, दे एक्चुअली दे जाते हैं फॉर एयर पेट्रोलिंग, एयर सुपीरियोरिटी कर लिए जाता है, बट दे कैन बी इक्वली यूज फॉर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक जो किया नहीं जाता है फॉर सर्टेन रीजंस. फॉर अ बिगर वॉर दे हैव बीन केप्ट. फ्यूचर में क्या होगा कि आम का अगर आपका आएगा, या दैट इज गोइंग टू बी अ रिप्लेसमेंट फॉर द सुखोई 30. आम का आते आते तो आपके कम से कम 15 साल लग जाए. So by that time it will be time to replace your Sukhoi 30 जो इनिशियल स्टेजेस के लिया गया. फिर उसके भी प्रोडक्शन पूरा होते होते आपके 20 साल लग जाएंगे. So by that time you have to completely replace your Sukhoi 30. तो by that time Sukhoi 30 जो आज एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट बोला जाता है, by that time that will be completely replaced by 5th generation fighter aircraft. फिर उसके साथ और भी फैक्टर्स होते हैं. यू कैन ऑल्सो से कि जितने रफाल आज लिया जा रहा है उसमें समथिंग होगा जिसको कहते हैं रिडंडेंसी फैक्टर, कि यू कैन एक्चुअली डू लॉट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द रफाल जेट इटसेल्फ, so that you can make it a 5th generation aircraft from the 4.5 generation that it actually is. So Rafale is
और आम का दो अलग चीज है, वो दे आर नॉट इंटरचेंजेबल, दे हैव They both have कंप्लीटली डिफरेंट पर्पस। जी specific सॉरी। specific purpose. Huh? What is the agenda of this time? And how's China related in this entire game? Because G7 was initially formed against China. नहीं, G7 अपने अंदर की लड़ाई तो खत्म कर ले पहले, मतलब कहना नहीं चाहिए, वो तो एक दूसरे की मां बहन करता रहता है, जब मौका मिले तो वो दूसरों से क्या लड़ेगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जिस तरीके से पूरा का पूरा यूरोप फ्रेगमेंटेड था, ये फ्रांस वर्सेस जर्मनी हो रहा था, जर्मनी वर्सेस हंगरी हो रहा था, वही सिचुएशन फिर से आ गई आज की डेट में। वही नहीं, उसी बट तरह। उनके सबके प्रॉब्लम आज अमेरिका के साथ ही है, ज्यादातर प्रॉब्लम, क्योंकि जो यूक्रेन वाला लड़ाई है, इसमें सबको धकेला अमेरिका ने ही है। यूरोप के भी लीडर्स मतलब उछल उछल के गया था, फिर उनका सबसे बड़ा डर है, अब तो मोरलेस पूरा नहीं लेकिन काफी हद तक यूक्रेन से हाथ उठा लिया अमेरिका, तो उसका जो खर्चा पानी है वो यूरोप को देना पड़ रहा है। वो डरे हुए है कि रशिया नहीं तो पूरा यूरोप का यूक्रेन कैप्चर कर लिया तो फिर कि कहीं पे भी ये मार देगा फिर। और जितना रशिया की कैपेसिटी अभी भी है, चाहे वो न्यूक्लियर कैपेसिटी हो या लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम्स की हो, उतनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी यूरोप के पास है नहीं। दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन अमेरिका, और अमेरिका आज पूरा नेटो विथड्रॉ करने की बात करता है। सो जी सेवन का एजेंडा होगा क्या? उनके खुद के तो एजेंडा क्लियर नहीं। इट इज नॉट कि G7 इज अ यूनाइटेड ब्लॉक एंड दे आर फाइटिंग अगेंस्ट चाइना। वो हर कोई चाइना के खिलाफ बोल के फिर चाइना से डील करने जाता है। Do you think they trust America? American president recently went to China. वो अपना सेटिंग करके आता है चाइना के साथ, फिर यहाँ के एंटी चाइना स्टेटमेंट देता है। द सेम हैपेंस विद द यूरोपियंस, वो सबके सब चाइना के साथ अलग जाके डील करता रहता है। सो बेसिकली आज अगर दुनिया भर में देखे, नो वन ट्रस्ट एनीवन, कोई किसी को भरोसा नहीं करता। सो इट इज ओनली दैट यू टेक केयर ऑफ योर इंटरेस्ट, और उसके लिए आपको जो करना है आप करोगे। रशिया के साथ भी अमेरिका बैक चैनल नेगोशिएशंस करके रखता है, और रशिया भी बोलता रहता है कुछ ना कुछ। सो चाइना कैन बी अ रीजन, एडवर्सरी तो है ही सबकी, बट चाइना इज नॉट द ओनली कंसर्न। देयर बिगेस्ट कंसर्न्स, G7 की सबसे बड़ी कंसर्न अमेरिका खुद है। पता नहीं कल क्या करेगा, कल क्या करेगा? क्योंकि इसके आज बाद वो सुना he can डील go हो to गई Cuba। कि आई वुडंट बी सरप्राइज कल दोबारा बॉम्ब अटैक हो जाए, बिकॉज एनर्जी क्राइसिस इज वन ऑफ द मेन थिंग्स ऑन देयर एजेंडा अपार्ट फ्रॉम रशिया यूक्रेन वॉर। हाँ, तो द ओनली वे ईरान वॉर कैन स्टॉप is if the world allows US to start another war somewhere else, तब जाके ये खत्म हो। तो उसके लिए सबसे आसान वो उनके लिए होता है क्यूबा। तो क्यूबा के पास कुछ हथियार नहीं है, सो they'll go there, and that is the irony। और मुझे तो लगता है मोदी जी भी जा रहा है थोड़ा मजा लेने, लड़ने दो सबको। So see, even the European countries are not on the same page. They are not on the same page for on many issues. वो बेसिकली एक साथ खड़े होके किसी चीज के ऊपर एग्री कर ही नहीं पाता है। सी वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हालांकि थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन इट्स ओनली इन द लास्ट 100 years हो सकता है कि ये सारे जितने देश है 100-150 साल, दे आर प्रिटेंडिंग टू बी टुगेदर। नहीं तो इसके पहले अगर आप देखें, फॉर सेंचुरीज दे हैव फॉट ईच अदर ब्रूटली। तो उनके जो इनहेरेंट उनके जो नफरत है फॉर ईच अदर, वो आपको दिखेगा व्हेन दे यू हैव फुटबॉल मैचेस हैपनिंग इन यूरोप अमंग यूरोपियन कंट्रीज, या फिर उनके क्लब्स में भी जब फुटबॉल मैच होता है, तो फुटबॉल मैच के बाद बाहर जो मारपीट होता है, आपको वो नफरत दिखेगा। और मैंने देखा ही वो चीज। एक एक आई मीन उसके सामने तो इंडिया पाकिस्तान का मैच के बाद तो सब हंसी मजाक करता है दुबई में, पाकिस्तानी हार जाता है, पाकिस्तानी जाके इंडिया की तारीफ करता है, अपने देश को गाली देता है, लेकिन दिस आर ऑल ऑन फ्रेंडली बैंटर्स होता है। वहां पे तो मतलब खून करने की कगार पे होता है। तो दे हैव दिस इनहेरेंट चैलेंजेस, और इन सबको पता है कि इफ जर्मनी इज पुश टू अ कॉर्नर देन द नाजी माइंडसेट विल कम आउट अगेन। इट्स अ रियलिटी। यहाँ बैठ के सबको पता नहीं होता है उतना, बट इफ यू गो टू जर्मनी और यू गो टू यूरोप, दे नो व्हाट हैपेंस।
their biggest fear is what happens if Germany is pushed too much up to a corner. What would they do? ठीक है, वो नाजी वाला व्हाइट सुप्रीमेसी माइंडसेट भी गया नहीं है. ये जितने सारे यूक्रेन में एजॉव बटालियन है, व्हाट इज एजॉव बटालियन, व्हाट इज एजॉव रेजिमेंट? एजॉव रेजिमेंट के इंसिग्निया है क्या? दैट इज द इंसिग्निया ऑफ द एसएस, जो उनके यूनिट होते थे जर्मनी के. एसएस वाज द मोस्ट एलिट ऑफ द नाजी यूनिट्स हु बिलीव्ड इन रेशियल सुपीरियरिटी. तो यूक्रेन का वॉर तो वही चीज हो रहा है. इट इज बिकॉज बिटवीन द the Vatican and the Orthodox Church in one place, and the Western European racial superiority mindset versus the Eastern European Slavs. तो वो तो ईस्टर्न यूरोपियंस को सबको स्लैब से ही ना वर्ड स्लेव आया है. तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि G7 आज भले ही जितने फोटो ऑप्स हो जाए, मुझे पता नहीं वहां पे यूक्रेन वाला वो आएगा कि नहीं, but they are not united. And the fact that you might still see them laughing and smiling and they are very good in the PR, but deep inside they have huge problem with each other. तो आज उनके they are no more concerned कि China has become superior economically तो हमारे लिए प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं है. they feel कि चलो कम से कम चाइना के पास इकोनॉमी है तो हमको बचा लेगा. That is how they. हालांकि चाइना के भी खुद के प्रॉब्लम बहुत सारे हैं. बट ये जो भी जंग हो रहा है, यूरोप इज इक्वली सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस वॉर. क्योंकि उनके वैसे ही, जैसे आपने कहा, एनर्जी क्राइसिस वाज एट इट्स पीक बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. उनके जितने सारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट वाज रशिया सेंट्रिक, जो बर्बाद हो गया. जो बेसिकली कह सकते हैं कि अमेरिका ने बोला यूरोपियंस को बर्बाद कर दो. सो दे वर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन रशियन एनर्जी. फिर वो स्टार्टेड टेकिंग फ्रॉम मिडिल ईस्ट. क्योंकि वो मिडिल ईस्ट से लेने लगे तो इंडिया स्टार्टेड टेकिंग मोर फ्रॉम रशिया. अब वो मिडिल ईस्ट वाला भी खत्म हो रहा है, उसके वजह से कीमत बढ़ रहा है. तो वो जाए कहाँ? तो यूरोप हैज अ सीवियर एनर्जी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस. और जब जब इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पे बढ़ेगा, उनके अंदरूनी जो नफरतें है वो बाहर आ जाता है. और उसके बाद फिर आप देखेंगे इतने सारे इमिग्रेंट्स को लाके वो दामाद जी की तरह पाल रहा है ये लोग. नाउ दे आर नॉट बीइंग एबल टू गिव देम द सब्सिडी. सो वो आके ये कर रहा है. जितने सारे आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है वहां पे शहरों में. सो दे हैव देयर ओन सोशियो इकोनॉमिक, एनर्जी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस. सो फॉर देम G7 यूनिटी इज नॉट द प्रायोरिटी इवन दो G7 मीटिंग इज अप. एंड दे बिलीव मोस्ट ऑफ देम कि इसके सबसे बड़ा जड़ जो है वो यूरोपियन यूनियन है, जो ब्रसल्स में हेडक्वार्टर्ड है, और वो अमेरिका है. So, yeah, back to you. अभी जाने से पहले जयशंकर भी उनको दो टूक सुना चुके हैं यूरोपियन यूनियन को भारत की तरफ से. हाँ, तो दे आर हिपोक्रेट्स ना. यूरोप इज फिल्ड विद हिपोक्रेट्स. यूरोप, तो जयशंकर जी ने तो काफी पहले कहा था कि यूरोप मस्ट कम आउट ऑफ द माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम. ये जितने सारे वर्ल्ड वॉर होते हैं, ये सारे वर्ल्ड वॉर थोड़ी थे, ये तो यूरोप के वॉर. World War I, World War II, they were Europe-centered warfare. Europeans killing each other, which they are very good at. They were not World War. All the money and all the soldiers from India, and in fact, that connected with the Jaishankar statement. क्योंकि हम लोग कॉलोनी थे, हमें मजबूरन जाना पड़ा. आज वो जंग लड़े तो सब मजा लेंगे, टीवी में बैठ के आप प्रोग्राम करोगे, आप थोड़ी लड़ने जाओगे उनके लिए. पागल समझ रखा है. वही तो उसके लिए कॉलोनी थे तो मजबूरन जाना पड़ा. नहीं तो आज तो सब मजे लेंगे कि मरो, एक दूसरे को और काटो. So they are hypocrites to the core. And I think Jaishankar ji for the last few years have been very good at exposing and showing them the mirror. ठीक है, आपके रिश्ते अच्छे रखना जरूरी है, but it's very important to expose the hypocrisy of Europe, and that is what is being done. G7 में मीटिंग चल रही है, बट एट द सेम टाइम द यूरोपियन यूनियन इज सपोर्टिंग पाकिस्तान. बताइए, बैकग्राउंड में पाकिस्तान को फुल सपोर्ट जा रहा है. स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं कश्मीर को लेकर. यूरोपियन यूनियन ने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था, तभी जयशंकर जी ने स्टेटमेंट दिया ना कि यू हैव बीन वेपनाइजिंग पाकिस्तान ऑलवेज. I mean, you have been weaponizing behind our backs. And how about if we favor? And Europe will never change that.
वो लोग अपने मतलब के लिए ही ये सब करते हैं। डू यू थिंक दे आर वेरी हैप्पी विथ इंडिया जो फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में था वो मेजर 5 इकोनॉमी में है? नहीं, दे आर नॉट हैप्पी विद इट। आज अगर G7 में बुलाया जा रहा है वो भी मजबूरी में, क्योंकि उनको धंधा करना है, वो भी यू हैव टू डू इट विद 4 ट्रिलियन। आज तो $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, अब तक तो 5 ट्रिलियन हो जाता। इतने सारे इकोनॉमिक क्राइसिस है, इसी वजह से चैलेंजेस है। बट डोंट दे वुड ऑलवेज यूज पाकिस्तान एज अ यू नो एज अ एज अ मीडियम टू कंटेन इंडिया। वो हमेशा करता है। सो आप ये बिल्कुल ना समझे कि वो ना समझ है, वो गलती से कर रहा है। दे डू इट बाय ऑन पर्पस। सो यू हैव टू प्ले द सेम गेम। वो आपके साथ बिजनेस भी करेगा और वो आपको कंटेन करने की भी कोशिश करेगा, एंड यू हैव टू डू द सेम थिंग। डोंट एक्सपेक्ट देम टू चेंज इट, एंड दैट्स व्हाट जियो पॉलिटिक्स इज। और वो अपने एक दूसरे के साथ भी वही करता है। इट्स नॉट दैट दे डू समथिंग डिफरेंट व्हेन दे आर विद ईच अदर। And but the thing is that as a country we realized it very late that ये जो पाकिस्तान को वो सपोर्ट करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि अरे उनको पता नहीं होगा पाकिस्तान कैसा है इसीलिए करता है। जी नहीं, उन्हें सब पता है। पाकिस्तान नहीं, उन्हें पता सिर्फ नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान को ऐसे बना के रखा है। दे विल नॉट अलाउ एवर पाकिस्तान टू बिकम बैंकरप्ट। उन पाकिस्तान क्यों पाकिस्तान को बार बार बेल आउट मिल जाता है? दैट इज द मनी दे गिव टू पाकिस्तान टू रिमेन द वे पाकिस्तान इज। They don't want Pakistan either to collapse or to become a better country. उनको कोई आता जाता नहीं है। They don't want Pakistan to become a developed, prosperous country. They exactly want Pakistan to remain the way it is because it has a purpose for them. It serves a purpose to contain India. आपको लगता है कि पर हमारे पाकिस्तान जाएगा गिवन सो मेनी फोर्सेस आर होल्डिंग पाकिस्तान? चाइना उधर से रोक कर रखा हुआ है, उधर से यूएस रोक कर रखा हुआ है, यूरोपियन यूनियन आपको लगता है, जैसे बहुत सारे लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान विल डिसइंटीग्रेट, इट विल ब्रेक इनटू 5 पार्ट्स? पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट करे, पाकिस्तान हैज ऑलरेडी डिसइंटीग्रेटेड और imploded from inside. Politically, मैप में आपको दिखेगा नहीं कि पाकिस्तान हैज imploded. The map remains the way it is, but it has imploded from inside. और ऐसा ना समझे कोई कि डिसइंटीग्रेट हो जाएगा तो यू नो दे विल चेंज एवरीथिंग, दे विल बिकम बेटर, ऐसा नहीं है। The thing is that Europeans or the Western elements of the Chinese, they will always find some or the other country to contain us, and we will also have to do the same thing. Today it is Pakistan, tomorrow it might be somebody else. Otherwise, why do you think they're investing so much in Bangladesh to become another Pakistan? एग्जैक्टली, मैं उसी पे आ रही थी। Because they know कि सिर्फ पाकिस्तान से नहीं हो रहा है। सिर्फ पाकिस्तान से they are not being able to, मतलब पाकिस्तान is not being able to deliver on what was expected out of them. और उन्हीं They लोगों don't care. उनको इमेजिन द पाकिस्तान मतलब हमारे कनपटी पे बंदूक लगा रखी है, हमारे पीठ में खंजर घोप रहे हैं, और उसके बावजूद भी हैव टू सिट एंड स्माइल ऑन द सेम टेबल। तो ठोक तो हम भी रहे। वो आपको क्या लगता है कि हम लोग उनको नहीं कर रहे कुछ? वो ठुकाई दूसरी तरीके का होता है, वो उनको पता है कि कहाँ घाट ठोका जा रहा है। मैं पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ। वो अपनी जगह पे उनको जो किया जाता है वो किया जा रहा है। ठीक है, फ्रांस के पास आज ऑप्शन नहीं है बट टू साइन ऑल द डील्स, और इंडिया जो बोलेगा वो देना पड़ेगा। बिकॉज देखो, आपकी फितरत में अगर ये सब है ना, तो फिर आप लोग दैट यूरोपियन यूनियन इज द यूरोपियन यूनियन ओनली ऑन पेज, दे आर नॉट अ यूनियन, दे हैड डिसइंटीग्रेटेड लॉन्ग टाइम बैक, दे हेट ईच अदर। इंडिया अलायंस ऐसा बोल दे, अपनी इंडिया अलायंस के जैसे है। उससे तो इंडिया अलायंस का कद बढ़ जाएगा, ऐसा मत कीजिए। बट वो ऐसा ही है। सो दे आर, सी ऑन द फेस ऑफ इट दे स्टिल लुक वेरी नाइस एज कंट्री, क्योंकि उनके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस बहुत अच्छे हैं। हमारे थर्ड ग्रेड म्यूनिसिपल, हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सबसे बकवास है। इसीलिए हमें लगता है कि देश गंदा है। देश गंदा नहीं, शहर गंदे हैं। और उनके देश में एक ही चीज जो अच्छा चलता है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। इसीलिए लगता है कि शहर अच्छा है, दिखता अच्छा है, मतलब देश भी अच्छा होगा। बिल्कुल नहीं, उल्टा है पूरा। दिखता है वो बिकता है ना, तभी वो सेइंग है ना, वो दिखता है तो वो बिकता है। हमारे यहाँ वो
स्टेटमेंट ही वही है जी। तो सैकड़ों सैकड़ों सालों की इनकी लूट है, उन्हीं से तो देश चल रहा है। सैकड़ों सालों की लूट से पूरा वेस्टर्न यूरोप चल रहा है, पूरा मोस्ट ऑफ यूरोप। तो इट विल टेक, हाँ, बट अभी तो सिचुएशन काफी नाजुक है। जी, बैक टू यू। नाजुक है इसीलिए इंडिया को बार बार पूछ रहे हैं, इसीलिए इंडिया को हर जगह बुला रहे हैं। नाजुक नहीं होती तो पूछते नहीं, जरूरत है अभी जी। देखते हैं 15 से 17 जून के बीच में फ्रांस में जब ये मीटिंग होती है तो देखते हैं क्या क्या फायरवर्क्स निकल कर आएंगे। आई एम वेटिंग फॉर मोदी एंड ट्रम्प मोमेंट एक्चुअली, कि वहां पे क्या होगा। लॉट ऑफ फोटो ऑप्स विल बी हैपनिंग बिहाइंड द सीन, क्या बातें होंगी, वी विल ट्राई एंड गेट इट फॉर आवर व्यूअर्स। थैंक यू सो मच पथिकृत फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मुझे कंट्रीब्यूट या डोनेट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर